नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 1 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 11वें शिफ्ट के सीडीपी पेपर को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। संवेदनशील अवधि, देखिए बच्चों का जो विकास होता है, देखिए बाल विकास जो होता है, बच्चों का विकास होता है वो कई पक्षों में होता है। जैसे कि संज्ञानात्मक विकास हो गया, यानी बच्चों के बौद्धिक स्तर से ये संबंधित है। दूसरा शारीरिक विकास हो गया, जिसमें बच्चे के शारीरिक विकास की गति से ये संबंधित है। संवेगात्मक विकास हो गया, जिसमें बच्चों का इमोशंस किस प्रकार से डेवलप होता है उससे ये संबंधित है। यानी सभी पक्षों में जो क्रिटिकल एक तरीके से पीरियड होगा वो अलग अलग समय पर आ रहा होगा। क्योंकि देखिए बच्चे का कभी शारीरिक जो विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, तो शारीरिक विकास के लिए उसे संवेदनशील अवधि माना जाता है। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कई मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा था कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो शुरुआत के 5 वर्षों में बन जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जो संवेदनशील अवस्था मानी जाएगी ये वाली मानी जाएगी। इसी प्रकार से जो इमोशंस होते हैं बच्चों में, विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं, उसकी वजह से जो नए नए इमोशंस बच्चे में जनरेट हो रहे होते हैं, अपने लिंग के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो जनरेट हो रहा होता है, वो एक अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं। यानी कि इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए चौथा विकल्प दिया गया है, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो ये केवल एक पक्ष की बात कर रहा था, केवल शारीरिक विकास की बात कर रहा है, जबकि संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास इसको इग्नोर करने की बात कर रहा है। इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास की गति दी जा सके। तो ये भी बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि एक पक्ष की केवल बात कर रहा है। और वैसे भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जहां पर केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ये जितने भी वर्ड होते हैं हमेशा विकल्प को निगेटिव कर देते हैं। कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया था। ठीक है, पहला विकल्प देखिए, इसमें भी केवल की बात की गई, केवल संज्ञान की बात कर रहा था, यानी एक ही पक्ष की केवल बात कर रहा था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, यानी कि विशिष्ट क्षमता। अब ये विशिष्ट क्षमता शारीरिक विकास से भी जुड़ी हुई हो सकती है, बच्चों के संज्ञान से भी जुड़ी हो सकती है, बच्चों के भाषाई कौशल से भी जुड़ी हुई हो सकती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से भी जुड़ी हुई हो सकती है। तो ये प्रत्येक एस्पेक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है, इसीलिए यहां पर सबको समराइज करते हुए विशिष्ट क्षमता कह दिया गया है। तो ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि। शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुसार बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। ये शीर्षगामी सिद्धांत कहता है, यानी विकास सिर से पांव तक होता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। अमूर्त विचार कब आता है? तो जीन पियाजे के जो भी विकास की अवस्थाएं उन्होंने बताई थी 4 अवस्थाओं में। पहला उन्होंने 0 से 2 साल बताया था, जिसमें संवेदीगामक अवस्था। दूसरा उन्होंने 2 से 7 साल बताया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा 7 से 11 साल बताया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा 11 प्लस बताया था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त विचार किस में आता है? 11 प्लस एज में। और अगर इसी को मैं जो विकल्प दिए गए हैं इसमें कैटेगराइज करना चाहूँ तो देखिए, किशोरावस्था का अवस्था कब होता है? 12 प्लस। बाकी के इसके पहले जो है वो 12 साल के पहले की अवस्था है। और जीन पियाजे के अनुसार 11 प्लस में ही आपकी अमूर्त चिंतन की कैपेबिलिटी बच्चे में आ पाती है। तो ये इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहा जा रहा है कि स्कीमा को फिर से रीअरेंज करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है। देखिए बच्चे कोई भी इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने से पहले वो अपने माइंड में जो पहले से स्कीमा बनी हुई है उससे कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि देखिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत दिनों बाद आप मिल रहे हैं, आपको चेहरा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, लेकिन आपको ये याद होता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन एग्जैक्ट आपको याद नहीं होता है। आखिर ये आप कैसे कर पाते हैं? जिस भी चीज़ को आप देखते हैं वो आपका एक स्कीमा बन जाता है आपके माइंड में, यानी कि एक फोल्डर बन जाता है जिसमें उसकी इमेज सेव हो जाती है। जब भी आप उसको बहुत दिन बाद देखते हैं तो वो आपका जो स्कीमा डेड पड़ा हुआ था, यानी कि सुसुप्ता अवस्था में था, वो धीरे धीरे एक्टिवेट करके आपके माइंड को सिग्नल दे रहा होता है कि हाँ, आप इस बंदे के इमेज को पहचान रहे हैं। तभी तो आपको हिंट मिलता है कि
कि हाँ मैं इसको कहीं जान रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको याद नहीं आता है लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आपको याद आता है कि हाँ मैं इस बंदे को जान रहा हूँ। यानी पहले के जो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में सेव है उससे वो कंपेरिजन करके बताता है। ठीक है, चलिए हमें क्या बोला गया है कि इंफॉर्मेशन को पुनर्व्यवस्थित यानी रीअरेंज करना है। देखिए बच्चे को कुछ भी चीज़ आप दिखाएंगे, जैसे खाने की कोई वस्तु दे दीजिए, कपड़ा दे दिए, पहनने के लिए कपड़ा दे दीजिए, उसके बाद से बैठने के लिए चेयर दे दीजिए, तो इन सब को वो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहा होता है अपने माइंड में, स्कीमा में, अलग अलग इंफॉर्मेशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक माइंड में उसके अगर कोई कपड़े का इमेज बना हुआ है तो उसमें खाने की वस्तु को नहीं रखेगा, उसमें वो कपड़े के इमेज को ही रखेगा। इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करने से पहले बच्चा उस इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको कैटेगराइज करता है, उसको पुनर्व्यवस्थित करता है, और इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या फिर संगठन कहते हैं। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस अवस्था में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं लेकिन समस्या को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए ना कि प्रतीकों से। देखिए क्या कहा जा रहा है कि समस्या को सामग्री से संबंधित होनी चाहिए। सामग्री से संबंधित यानी सामग्री जिसे बच्चा देख पा रहा है, यानी मूर्त अवस्था में। यानी अगर बच्चे को प्रॉब्लम मूर्त अवस्था में दिया जाता है तब बच्चा सॉल्व कर पा रहा है। अगर उसको प्रतीकों में दिया जाता है यानी कि अमूर्त कॉन्सेप्ट में दिया जाता है तो बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। मूर्त अवस्था में प्रॉब्लम को वो देख करके समझ पा रहा है और सॉल्व कर पा रहा है, तो ये कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे किस तरह के होते हैं? देखिए बच्चे कैसे हैं? निर्माणवादी, यानी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, खुद करके करेंगे, करके सीखेंगे, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। यानी कि इंफॉर्मेशन के वो प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं बल्कि इंफॉर्मेशन के निर्माण करता होते हैं अपने खुद के एक्शन के बदौलत। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला कहा जा रहा है कि एक कोरी पट्टी, तो ये बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि बच्चा जब पहली बार प्राइमरी में भी जाता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता है, वो अपने परिवेश से कुछ ना कुछ देख करके आता है। अपने परिवेश में वो कुत्ता, बिल्ली, ये सभी चीज़ों को देख करके गया है और इसी से कोरिलेट करके बच्चे को अल्फाबेट पढ़ाया जाता है। C फॉर कैट, D फॉर डॉग। तो क्यों डॉग और कैट पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि बच्चे ने पहले से उस चीज़ को परिवेश में देखा हुआ था। NCF 2005 ये कहता है कि बच्चे के अनुभव को आधार बनाते हुए ही आपको आगे की शिक्षा देनी है। बच्चे ने जो कुछ भी अपने परिवेश में देखा, कैट या फिर डॉग, वो उसका अनुभव बन गया। अब उस पर आधारित जब बच्चे को नई शिक्षा, नया अल्फाबेट सिखाने के लिए उससे जोड़ करके बताएंगे तो बच्चा अपने परिवेश में देखे होने की वजह से, उसको मूर्त चीजों को देखने की वजह से उससे सहज महसूस करता है और उन चीजों को जल्दी सीख पाता है। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चे बिल्कुल ब्लैंक पेपर होते हैं। तो ब्लैंक नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ अनुभव लेकर के ही विद्यालय में पहली बार भी जा रहे होते हैं। दूसरा देखिए, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। देखिए प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था? निर्माणकर्ता के सेंस में पूछा गया था। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे निर्माण करेंगे तो यानी एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, तो यहां निष्क्रिय की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं बल्कि ज्ञान के निर्माणकर्ता होते हैं। निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, लघु वयस्क कहा जा रहा है, तो यह भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी। यहां पर देखिए बच्चा एक्टिव भी है और खुद भी अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना, पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? ध्यान से समझिएगा। पाठ, अगर आपने शब्द देख लिया, इसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग किसका टर्म है? ये लेव वाइगोत्स्की का टर्म है, यानी वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जो कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया कोई टर्म होगा। ठीक है, साथ ही साथ संवाद देखिए, उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम रखा था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया क्या है? इंटरेक्शन करना किसी दूसरे व्यक्ति से, यानी इंटरेक्शन यानी बातचीत करना, संवाद करना। तो ये दोनों जो टर्म है वो लेव वाइगोत्स्की की तरफ इशारा कर रहे हैं। और दिए गए विकल्पों में से देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही केवल एक ऐसा टर्म है जो कि लेव वाइगोत्स्की की बात कर रहा है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी की बात की गई, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात की गई। ये होता क्या है? मान लीजिए बच्चा यहां पर अपने प्रयास के माध्यम से यहां पर पहुंच सकता है और किसी बाहर के हेल्प, देखिए पाड़ प्रदान करना यानी स्कैफोल्डिंग यानी हेल्प ही तो दी जाती है पाड़ में भी, शुरुआती मदद जो दी जाती है। तो बच्चा अपने प्रयास से यहां तक पहुंच पा रहा है, लेकिन अगर बाहरी हेल्प की वजह से अगर वो यहां तक पहुंच गया तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, जो जोन होता है, इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि बच्चा अपने प्रयास से जहां तक पहुंच सकता है और बाहर के हेल्प की वजह से जहां तक पहुंच गया, उसके बीच के डिफरेंस, उसके बीच के एरिया, उसके बीच के जोन को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यह टर्म लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। चूंकि हमसे पाड़ और संवाद के बारे में पूछा गया है, यानी हिंट दिया गया कि लेव वाइगोत्स्की वाला ही विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान
और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। ध्यान से समझिएगा, जो जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या फिर जो जो वर्ड्स मैं सर्किल किया हूं, वो सभी वर्ड्स जो हैं वो आपको उत्तर तक पहुंचने में मदद करेंगे। देखिए यहां पर नया ज्ञान की बात की गई है, साथ ही साथ यहां पर समर्थन, समर्थन का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना, हेल्प देना, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहां पर देखिए डिफरेंस की बात की गई है और मौजूदा ज्ञान की बात की गई है। देखिए हेल्प की बात कौन करता है? पाड़ की बात कर ली जाए या फिर स्कैफोल्डिंग की बात की जाए या फिर जेडपीडी की बात की जाए, दोनों में हेल्प दी जाती है, बाहरी समर्थन सपोर्ट दिया जाता है, और दोनों टर्म किसके हैं? लेव वाइगोत्स्की के हैं। यानी हेल्प की जहां तक बात आएगी वो लेव वाइगोत्स्की मानते थे। साथ ही साथ मैं आपको और एक हिंट देता हूं। देखिए बच्चे का मौजूदा ज्ञान बताया जा रहा है, मान लीजिए बच्चे का मौजूदा ज्ञान इतना है और कहा जा रहा है कि जानने में सक्षम होने के बीच, और मान लीजिए बच्चे को इतना जानने में वो सक्षम है, इनके बीच का अंतर से ही बच्चे का ज्ञान निर्मित होता है। यानी उन्होंने एक टर्म दिया था MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई भी एक ऐसा पर्सन, वो हमारा सहपाठी भी हो सकता है, हमसे बड़ी एज का भी हो सकता है, हमसे छोटी एज का भी हो सकता है, बस शर्त इतना है कि वो हमसे कुछ ज़्यादा जान रहा है। यानी अगर मान लीजिए मेरा लेवल इतना है और कोई अगले बंदे का लेवल इतना है, तो जाहिर सी बात है उनसे संवाद के दौरान मैं कुछ नई चीज़ें सीखूंगा। यानी कि जो मेरा मौजूदा ज्ञान था और जो एक तरीके से मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितना सक्षम हूं, उनके बीच का जो डिफरेंस था वो किसके वजह से आ रहा है? वो बच्चे से मैं संवाद करने से मेरे अंदर आ रहा है। यानी कि ये अंतर को ही तो डिनोट कर रहा है। और ये सभी टर्म MKO हो गया, हेल्प हो गया, यानी स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी हो गया, साथ ही साथ ये सभी जो टर्म है वो किसके हैं? लेव वाइगोत्स्की के हैं। तो ये चीख चीख कर आपको इशारा कर रहा है कि ये इसका उत्तर लेव वाइगोत्स्की ही होगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? बाल केंद्रित कक्षा का मतलब क्या होता है? जिसमें बालक केंद्र में है और जो टीचर है वो एक तरीके से अवलोकन कर रहे हैं और बच्चे खुद करके सीखेंगे समूहों में इंटरेक्शन करने के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे समूहों में एक दूसरे से बातचीत करके सीख सकते हैं। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है, एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। तो शिक्षक चुपचाप बिल्कुल नहीं देखेगा, क्योंकि ऐसा होगा ना कि मान लीजिए जैसे केमिस्ट्री का लैब है, तो केमिस्ट्री के लैब में बच्चे खुद करके सीख रहे होते हैं, लेकिन टीचर उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और अगर गलत डायरेक्शन में बच्चा जा रहा है तो उनको रोकते भी हैं, उनको टोकते भी हैं। इस वजह से, क्योंकि अगर टीचर नहीं रोकेंगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ गलत केमिकल मिलाकर के धमाका भी कर सकते हैं लेबोरेटरी में। तो यहां पर चुपचाप टीचर नहीं देखेगा, टीचर उनको डायरेक्शन भी दे रहा होगा कि अगर आप गलत रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आपको रोक सकता है, चुपचाप नहीं देखेगा। चुपचाप देखने का मतलब तो ये हो गया ना कि टीचर निष्क्रिय हो गया। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। रटना, याद करना, ये जितने भी वर्ड होते हैं हमेशा निगेटिव होते, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक कक्षा जिसमें छात्र व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए दंड तो हमेशा निगेटिव होता है, आपको कभी सोचना ही नहीं है, चाहे शारीरिक हो या फिर शाब्दिक हो, दंड हमेशा निगेटिव होता है। और पुरस्कार जो होता है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करता है, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अगर आप बच्चे को लॉन्ग टर्म के लिए इंटरनली मोटिवेटेड करना चाहते हैं अधिगम के लिए, तो उसके लिए पुरस्कार निगेटिव सेंस में होता है और दंड तो हमेशा ही निगेटिव होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। यानी कि बच्चे समूहों में बैठकर कुछ काम कर रहे हैं और टीचर्स बार बार जाकर के सबको अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि कहीं बच्चे गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। तो यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है, आदर्श पारस्परिकता। पारस्परिक का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को देख करके परस्पर उस सेंस में है। और आदर्श पारस्परिकता का मतलब, जैसे कि देखिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कि क्या होता है कि आपके मोहल्ले में ही अगर आप हम उम्र 5-6 बच्चे हैं और सभी एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो जब सबका रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स जो होते थे वो आपकी तुलना आपके मोहल्ले के दूसरे बच्चों से करते थे कि देखो उनका बेटा कितना अच्छा नंबर लाया, तुम कितना कम नंबर लाए हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब बार बार हमारे माइंड में ये थोपा जाता है कि देखो उनका बेटा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम समाज से स्वीकृति पाने के लिए और शाबाशी पाने के लिए, अपने माता पिता से, अपने समाज से शाबाशी पाने के लिए हम भी उनके लड़के जिनका वो उदाहरण दे रहे थे उनका अनुकरण करने लगते हैं और हम भी चीज़ों को उसी जिस प्रकार से वो करने लगता है उसी प्रकार से हम भी करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक तरीके से जो उसका आदर्श, यानी जो हमें दिखाया जा रहा है कि वो बच्चा कितना आदर्श है, कितना आइडियल है, उसी का हम लोग हूबहू अनुकरण नकल करने लगते हैं। और इसी को कहा जाता है अच्छा लड़का
अच्छी लड़की अभिविन्यास। यानी कि जो समाज ने जिसे अच्छा लड़का कहा है या फिर अच्छी लड़की कहा है, समाज हमें बार बार प्रेशराइज करता है कि हम भी उसकी तरह अनुरूप, उसी के अनुरूप व्यवहार करें, और इस वजह से हम भी बिना सोचे समझे उसी का अनुकरण करने लगते हैं और चीजों को कॉपी करने लगते हैं। तो ये किस विन्यास की बात कर रहा है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने कई बुद्धि के प्रकार बताए थे और उन्होंने कहा था कि बुद्धि जो होती है वो कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीके का पालन करना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड करिकुलम, स्टैंडर्ड पेडागोजी और स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, यानी कि असेसमेंट के लिए असेसमेंट जो होना चाहिए वो मानकीकृत होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। देखिए, ये मानकीकृत जो वर्ड है वो हमेशा नेगेटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें अधिगम विकार से जूझ रहा बालक भी है, शारीरिक विकलांगता से जूझ रहा बालक भी है, बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है और बहुत कमजोर बालक भी है। तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक पेडागोजिकल मेथड से सभी बच्चे समझ पाए? जैसे कि मान लीजिए मौखिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो श्रवण बाधित है वो मेरी बातों को नहीं सुन सकता और सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है उसके लिए करिकुलम में कुछ चेंज करना होगा और केवल मौखिक तरीके से नहीं बल्कि कुछ विजुअल क्लिप्स भी दिखाने होंगे। और मान लीजिए अगर आंकलन की बात आती है, मूल्यांकन की बात आती है, तो मैं मौखिक तरीके से इस बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकता जो कि सुन ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो मेरे प्रश्नों को सुनेगा नहीं तो मेरे प्रश्नों का जवाब कैसे देगा? यानी मूल्यांकन भी मानकीकृत नहीं हो सकता, बच्चों की जरूरत के अनुसार इसे ढालना होगा। तो यह विकल्प नेगेटिव हो गया क्योंकि मानकीकृत की बात कर रहा था। रीजन देखिए क्या कहा जा रहा है कि शैक्षणिक प्रणालियां बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। देखिए ये भी विकल्प नेगेटिव है। व्यक्तिगत मतभेद क्या हो सकते हैं? यानी कि एक बच्चे का कुछ थिंकिंग अलग है, दूसरे बच्चे का थिंकिंग कुछ अलग है, तो उसको इग्नोर करने की बात कर रहा है, जबकि इसे इग्नोर ना कर करके कक्षा में इस पर चर्चा करना चाहिए। क्योंकि आप इसको पॉजिटिव वे में इस प्रकार से देख सकते हैं, अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 50 का अगर मत अलग अलग है तो 50 नए आइडिया आपके पास आ रहे हैं, तो कम से कम बच्चे को कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि इसे कक्षा में चर्चा करना चाहिए, व्यक्तिगत मतभेद जो होते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, यानी दोनों विकल्प इसके गलत है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। तो देखिए यहां पर बात की गई है लड़कियों की यानी कि लिंग के आधार पर यह समाज के द्वारा तय किया जा रहा है कि बच्ची को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और किस विषय को छोड़ देना है या फिर इग्नोर करना है। तो लिंग के आधार पर जब भी हम भेदभाव कर रहे होते हैं तो इसे जेंडर भेदभाव या फिर जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है। यहां पर देखिए विकल्प नंबर 3 में जेंडर भेदभाव की बात की गई है, विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? देखिए क्या बोला जा रहा है, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के सेंस कहने का मतलब कि आपसे प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जा रहा है क्योंकि उन्होंने ही सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था और वो रचनावाद के समर्थकों में से सबसे बड़े समर्थकों में से माने जाते थे। तो ये प्रश्न का जवाब आपको लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देना है। देखिए लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि पहले भाषा आती है तब विचार जन्म लेता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने कई वीडियोज में आपको बता रखा है उदाहरण कि अगर बच्चा 6 महीने का है जिसके पास अपनी कोई भाषा नहीं है, लेकिन जब उसे भूख लगती है तो वो रोने लगता है और उसके रोने की आवाज़ को सुनकर के माता को के मन में ये विचार आता है कि बच्चे को भूख लगी होगी इसलिए बच्चा रो रहा है। यानी पहले रोने का काम हुआ, यानी बच्चे के पास अपनी कोई भाषा नहीं है लेकिन रोना वहां पर उसकी भाषा के तौर पर देखा जाएगा। बच्चा रो रहा है यानी भाषा बोल रहा है और उस भाषा के बाद उसकी माता के मन में विचार आया कि बच्चे को भूख लगी होगी, यानी पहले भाषा आता है विचार बाद में आती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहला विकल्प दिया गया भाषा विचार निर्धारित करती है, यानी कहा जा रहा है कि विचार जो है वो भाषा को निर्धारित करती है, यानी ये कहा जा रहा है विचार पहले आएगा भाषा बाद में आएगी। तो ये जीन पियाजे का मानना था, ना कि लेव वाइगोत्स्की का। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। स्वतंत्र कहा जा रहा है, यानी कहा जा रहा है कि भाषा और विचार में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब बचे दो विकल्प, दोनों विकल्प में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि कौन सा सही उत्तर है। मैं दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए कहा जा रहा है कि विचार
भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होती है। तो अभी तक के हिसाब से तो ये पॉजिटिव लग रहा है, फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूं। एक बार तीसरे विकल्प की चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा और विचार के बीच संबंध दिशात्मक होता है। देखिए, प्रश्न में हमसे यह पूछा गया था कि भाषा और विचार में क्या संबंध है, उस सेंस में प्रश्न पूछा गया है, यानी रिलेशन क्या है यह पूछा गया है। दूसरा वाला विकल्प भी बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार जन्म लेता है। वही तो बोला जा रहा है कि विचार जो होता है वो भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होती है। ये तो बात बिल्कुल कंफर्म है, दूसरा सही है। लेकिन हमें इसके साथ ही साथ ये एक्सप्लेन करना था कि आखिर विचार और भाषा में संबंध क्या है। तो संबंध को सही तरीके से विकल्प नंबर 3 यहां पर डिफाइन करता है कि संबंध जो है वो द्विदिशात्मक है। अब द्विदिशात्मक कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, जो बच्चों की भाषा होती है उनको लेव वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि एक तो बच्चे दूसरों से इंटरेक्शन करने के दौरान अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, और दूसरा जब बच्चे खुद से बातें कर रहे होते हैं, यानी निजी भाषा की बात उन्होंने की थी, निजी वार्ता की बात की थी। जब बच्चे अकेले होते हैं या फिर कुछ काम कर रहे होते हैं, तो काम के दौरान जैसे कुछ खेल भी रहे हैं, तो उस दौरान वो अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? अपने कार्यों की योजना बना रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप बड़े हो चुके हैं, आपकी कल सीटेट की परीक्षा है, तो आप आज रात में अपने मन में कुछ चीजें सोच रहे होते हैं कि कल के लिए, परीक्षा के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। आप अपने मन में सोच रहे होते हैं कि एडमिट कार्ड रखना है, तो तुरंत आप एडमिट कार्ड निकाल करके रखते हैं। फिर सोचते हैं एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखना है, तो एक आईडी प्रूफ आप निकाल करके रखते हैं। तो ये चीजें आप भी करते हैं। जो आप काम करने वाले हैं उस कामों को अपने मन में सोच रहे होते हैं और उसी के अनुरूप काम भी कर रहे होते हैं। यही काम बच्चे भी करते हैं, लेकिन बच्चे आपके इतना, यानी वयस्क के इतना सक्षम नहीं होते हैं कि वो मन में सोच पाए। इस वजह से जो कुछ भी वो मन में सोच रहे होते हैं वो बोल देते हैं, और इसी वजह से लेव वाइगोत्स्की ने इनकी जो भाषा थी, जो खुद से बातें करते हैं, अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, उसे उन्होंने निजी भाषा, निजी वार्ता का नाम दिया था। तो इनके द्वारा दो भाषा का प्रयोग किया जाता है बच्चों के द्वारा। एक तो समाज में जो अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन, उसकी बात की जा रही है, और दूसरा अपने विचारों को, अब जैसे कि अपने कामों को व्यवस्थित करना, या फिर उसको क्या है, उनका विचार था कि हम इस प्रकार से खेलेंगे, इस प्रकार से काम करेंगे। ये विचार को ही तो व्यवस्थित किया गया है। यानी एक तो दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करना, और साथ ही साथ दूसरा किस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं, खुद से अपने विचारों को, अपने कामों को व्यवस्थित करने के लिए। इसीलिए इसे द्विदिशात्मक कहा गया है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। और ऐसा नहीं है कि विकल्प 2 निगेटिव है, विकल्प 2 भी पॉजिटिव है, लेकिन यह पहले से विकल्प नंबर 3 में इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन किससे निर्देशित होता है ये नहीं बताना है, इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा है ये बताना था। ठीक है, तो दूसरा वाला पहले से विकल्प नंबर 3 में इंक्लूडेड है, इस वजह से अब दूसरा निगेटिव हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें से क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। देखिए, कहा जा रहा है कि सीखने के आकलन यानी जो अधिगम है वो हो चुका है, और अब केवल फाइनल परीक्षा होनी है, जो कि आपके सत्र के अंत में जो फाइनल परीक्षा होती है उसे हम लोग सीखने का आकलन कहते हैं। और कक्षा में कोई गतिविधि के दौरान जो बच्चे का मूल्यांकन हो रहा होता है, यानी बच्चा अभी सीखा नहीं है, सीखने के लिए मूल्यांकन करना है, यानी इसे हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन के तौर पर देखते हैं, सीखने के आकलन को। ठीक है, तो यह कहा जा रहा है कि सत्र के अंत में परीक्षा ना करा करके जो सतत मूल्यांकन होता है, बच्चा जो कुछ भी कक्षा में गतिविधि कर रहा है उसी दौरान उसका आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने में क्या क्या शामिल हो सकता है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, स्व मूल्यांकन। बिल्कुल सही बात है, बच्चा खुद से भी मूल्यांकन कर पाए कि जो कल टीचर के द्वारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था क्या वो मुझे समझ में आया है अथवा नहीं। क्योंकि अगर वो खुद से मूल्यांकन कर पाएगा तभी तो, अगर उसे कोई डाउट रहेगा या फिर मिसकॉन्सेप्शन रहेगा तो वो क्रॉस क्वेश्चंस टीचर से कर सकता है। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे, यानी बच्चे को कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो उसमें बच्चा भी सक्रिय रूप से क्रॉस क्वेश्चन करेगा। तो क्रॉस क्वेश्चन ये कैसे संभव है? जब बच्चा खुद को एहसास होगा कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आएगा, तभी तो क्रॉस क्वेश्चन करेगा। तो ये विकल्प बिल्कुल शामिल होना चाहिए। दूसरा देखिए, सहकर्मी मूल्यांकन, यानी कि जो हमारा सहपाठी है वो भी हमारा मूल्यांकन करे, तो ये भी कहीं ना कहीं सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक पार्ट माना जाता है। तो ये भी हमारा उत्तर होगा। गुणात्मक प्रतिक्रिया, गुणात्मक प्रतिक्रिया का मतलब क्या हुआ? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम लोग तौल सकते हैं, नाप सकते हैं किसी इकाई में। जैसे कि हमारा हाइट कितना है, क्या 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच, तो इसे हम लोग नाप सकते हैं। हमारा वेट कितना हो गया, 40 किलो, 45 किलो, 60 किलो, तो इसे हम लोग नाप सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज गुणात्मक होती है जिसे हम लोग तौल नहीं सकते। जैसे आप व्यक्तित्व को कह नहीं सकते कि हमारा व्यक्तित्व 20 किलो का है, हमारा व्यक्तित्व 50 किलो का है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसे हम केवल गुणों के आधार पर व्याख्या कर रहे होते हैं, जिसे हम लोग किसी इकाई में नहीं नाप सकते, उसे गुणात्मक प्रक्रिया कहते हैं। तो निश्चित तौर पर यह गुणात्मक
प्रतिक्रिया जो है वो भी बच्चे का एक तरीके से, जो हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंटेन कर रहे होते हैं, बच्चों के व्यवहार को, गुणात्मक व्यवहार को ही वहां पर मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं सतत और व्यापक मूल्यांकन का पार्ट होता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल शामिल होना चाहिए। चौथा देखिए, मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच की तुलना। मात्रात्मक मापदंड, देखिए मात्रा यानी किसी भी ऐसे मापदंड जिसे हम लोग मात्रा में अभिव्यक्त कर पाए, जैसे कि बच्चे की जो परीक्षा होती है उसके लिए हम उसको नंबर दे रहे होते हैं कि 100 में से बच्चा कितना नंबर पाया है, तो ये मात्रा ही तो डिनोट कर रहा है, यानी कि बच्चे की क्षमता को हमने मात्रा में कन्वर्ट कर दिया। और ये मात्रा में कन्वर्ट कब होता है? जब उसके बच्चे की फाइनल परीक्षा हो रही होती है और उसके बाद से बच्चे में तुलना की जा रही है, तो ये निगेटिव है। क्यों? देखिए, कक्षा, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें सभी प्रकार के बालक हैं, बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है और बहुत कमजोर बालक भी है। तो बहुत कमजोर बालक का जब आप बहुत प्रतिभाशाली बालक से तुलना करेंगे तो वैसे ही बच्चा नहीं सीख पा रहा है और अब उसके मन में ये निगेटिव विचार चला जाएगा, एक तो मैं पहले से नहीं सीख पा रहा हूं, ऊपर से कक्षा में मेरे नंबर्स की तुलना करके मेरी बेइज्जती की जा रही है, उसे निगेटिव फीलिंग आने लगेगी। इस वजह से कभी भी एक बच्चे का दूसरे से तुलना करना ही नहीं चाहिए। अगर तुलना करना ही है तो बच्चे का खुद से तुलना होना चाहिए कि कल तक बच्चे ने कितना सीखा था और आज एज ए टीचर जब आपने उसको पढ़ाया तो उसके बाद उसमें क्या नया प्रोग्रेस हुआ, क्या कुछ नया उसमें बढ़ोतरी हुआ। तो बच्चे का खुद से तुलना होना चाहिए, खुद से कंपटीशन होना चाहिए, ना कि दूसरे से। तो ये विकल्प दूसरे से कंपटीशन करने की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि क्या क्या विकल्प बनना, 1, 2, 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है 1, 2, 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? समावेशन का मतलब क्या हुआ कि सभी प्रकार के विद्यार्थी, चाहे किसी भी प्रकार के अक्षमता से जूझ रहे हैं, किसी भी शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहे हैं, कितना भी प्रतिभाशाली बालक क्यों ना, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, चाहे कितना भी सामान्य क्यों ना हो, सबको एक साथ लेकर के चलना है बिना किसी भेदभाव के। योग्यता के आधार पर हमें बंटवारा नहीं करना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया छात्रों का शारीरिक दंड, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। दंड जहां पर भी बात आ जाती है वो हमेशा निगेटिव होता है। दूसरा देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, तो ये भी निगेटिव है क्योंकि आप केवल परीक्षा को पास करने के लिए सीख रहे हैं। देखिए, अधिगम का जो उच्चतम उद्देश्य होता है ये होता है कि बच्चा जो कुछ भी विद्यालय में सीख रहा है उसको अपने दैनिक जीवन में उतार पाए। अगर बच्चे का टारगेट सिर्फ और सिर्फ नंबर पाना है तो जो चीज भी वो सीख रहा है वो नंबर पा करके उस चीजों को भूल जाएगा, क्योंकि नंबर पाने के लिए ही उसने चीजों को रटा था। इस वजह से कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना हमेशा निगेटिव माना जाता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम। मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम की बात की जा रही है। पहले के प्रश्नों में मैंने आप सभी को क्लियर किया था कि स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही पाठ्यक्रम, एक ही करिकुलम के माध्यम से जो बच्चा दृष्टिबाधित है और जो बच्चा श्रवण बाधित है उसको एक साथ पढ़ाया जा सके। तो मानकीकृत हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विविधता का सम्मान। विविधता का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग है, उसी को तो विविधता कहा जा रहा है और उसकी अलग होने का हमें सम्मान करना है। और सम्मान करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जरूरतों को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कि कोई दृष्टिबाधित है जो सुन नहीं सकता, माफ कीजिएगा, जो देख नहीं सकता, दृष्टिबाधित है जो देख नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए ब्रेल लिपि के इस्तेमाल करेंगे या फिर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि लेख को ऑडियो में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि बच्चा लेख को पढ़ नहीं सकता देख करके, लेकिन ऑडियो को सुन सकता है। तो प्रत्येक बच्चे की जरूरत के हिसाब से उसकी जरूरत को पूरा करना ही विविधता का सम्मान कहा जाता है। और ऐसा करने से प्रत्येक बच्चे को एक साथ लेकर के चला जा सकता है समावेशी कक्षा में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? देखिए, जो प्रॉब्लम ध्यान से जुड़ी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक बच्चा अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, यानी एक चीज पर, एक काम पर बच्चा ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पा रहा है, तो इस प्रकार की चुनौती क्या कही जाएगी? तो इसे हम लोग बोलते हैं ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार, यानी कि ध्यान न्यूनता या फिर न्यून अवधान और अति क्रियाशीलता। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर न्यून होना चाहिए। न्यून का मतलब कि कम, यानी बच्चा जो ध्यान है वो कम दे रहा है और बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। तुरंत खट्ट से आवाज आई, तुरंत बच्चे का ध्यान उधर चला गया, तुरंत कुछ नया चीज़ हुआ, बच्चा का ध्यान उधर चला गया, यानी एक काम पर बच्चा अपना पूरा माइंड फोकस कर ही नहीं पा रहा है। तो इसे ही बोलते हैं न्यून अवधान अति क्रियाशीलता विकार। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? विभिन्न भाषाई पहचान यानी एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा को बोलने वाले बच्चे हैं, जैसे कि एक
उत्तर प्रदेश का विद्यालय, जिसमें उत्तर प्रदेश का बालक है तो जाहिर सी बात है हिंदी बोल रहा होगा। कोई पंजाब का बालक है तो उसकी मदर टंग पंजाबी है तो वो पंजाबी जान रहा है। कोई उड़ीसा का बालक है तो उड़िया उसकी लैंग्वेज हो सकती है जो हिंदी नहीं जानता है। कोई साउथ का बालक है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी भाषा हो सकती है। तो वही बोला जा रहा है कि विभिन्न भाषाई पहचान से संबंधित अभ्यर्थियों की कक्षा में एज ए टीचर आप किसका अभ्यास करेंगे? तो जाहिर सी बात है बहुभाषावाद का अभ्यास करेंगे। बहुभाषिकता को एनसीएफ 2005 एक संसाधन के तौर पर देखता है। क्यों? क्योंकि बहुभाषिकता यह कहती है कि बच्चे की जो भी मदर टंग है उससे बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्रारंभ करके विद्यालय की औपचारिक भाषा की तरफ आगे बढ़ेंगे और अन्य भाषाओं को सीखेंगे। तो बहुभाषिकता इसलिए संसाधन के तौर पर देखा जाता है क्योंकि बच्चे का अगर मदर टंग भोजपुरी भी है तो भी एज ए टीचर हम बच्चे को अपने आप को, यानी उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भोजपुरी में मौका देंगे ताकि बच्चा कम से कम कंफर्टेबल फील करे कक्षा में, ठीक है। और उसके बाद से धीरे धीरे वो विद्यालय के संपर्क में आने की वजह से विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है हिंदी या फिर जो भी औपचारिक भाषा होगी उसे वो सीखेगा और अन्य लैंग्वेजेस के संपर्क में आने की वजह से अन्य लैंग्वेज को भी धीरे धीरे वो सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का ही अभ्यास करना चाहिए। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव है एनसीएफ 2005 के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? संचार यानी कम्युनिकेशन की बात की जा रही है और बहुमाध्यम यानी कि एक से ज़्यादा मीडियम्स यानी एक से ज़्यादा तरीके से कम्युनिकेट करने की बात की जा रही है। जैसे कहने का मतलब कि कोई एक टीचर है तो जो मौखिक तौर पर इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, विजुअल क्लिप्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन को सेव कर रहा है, कुछ लिखित लेख दे करके बच्चों को इंफॉर्मेशन सेव कर रहा है, यानी कई माध्यमों कई मीडियम्स के माध्यम से बच्चे को कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है एक कॉन्सेप्ट को। तो इस प्रकार का समावेशन किसके लिए मदद करेगा? तो देखिए, समावेशन जो होता है वो ये कहता है कि बिना योग्यता के भेदभाव को सबको एक साथ लेकर के चलना है। जब सबको एक साथ लेकर के चलना है तो जाहिर सी बात है सबके लिए मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 हमें सोचना ही नहीं था क्योंकि समावेशन की बात की गई है ना। तो देखिए, बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, स्वलीनता वाले छात्र, पठन वैफल्य वाले छात्र, सबको एक साथ लेकर के चलना है, किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते समावेशन में। तो चारों विकल्प इसका बिल्कुल पॉजिटिव होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है 1, 2, 3, 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? यानी कि देखिए यहां पर लेफ्ट साइड में आपको विभिन्न प्रकार की अक्षमता दी गई है, जैसे कि ये हो गया डिस्कैलकुलिया हो गया, ये डिसलेक्सिया हो गया, ये दृश्य हानि की बात की जा रही है, ये स्वलीनता की बात की जा रही है। तो ये चारों तरफ मतलब पहले साइड में हमें विभिन्न प्रकार की अक्षमता दी गई है और दूसरा राइट साइड में बच्चों के लिए एक तरीके से जो उनके समावेशन में यानी जो उनको मदद करेगा उसकी रणनीति दी गई है और कौन सा सही से युग्म है, कौन सा सही से सुमेलित है वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया गुणज वैफल्य। गुणज वैफल्य का मतलब क्या होता है? डिसकैलकुलिया, यानी बच्चे को गणितीय संक्रिया या फिर गणित के अंकों को पहचानने में दिक्कत हो रही है, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग बच्चा नहीं कर पा रहा है, गणितीय संक्रिया नहीं कर पा रहा है। तो पहला दिया गया है कि कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक। देखिए, जब बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कैलकुलेटर का उपयोग उसको मदद करती, लेकिन इसको रोक दिया गया तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए पठन वैफल्य, जिसे पढ़ने में अक्षमता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना। देखिए पढ़ने में अक्षमता यानी कि आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें क्या होता था कि बी और डी में बच्चा डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। जाहिर सी बात है जब इसको पढ़ने में डिफरेंस नहीं कर पा रहा तो लिखने में भी इसी प्रकार की गलती करेगा, तो लिखने में भी इसको अक्षमता के तौर पर देखा जाता है। यानी कि जब जाहिर सी बात है जब इन वर्णों को पढ़ नहीं पा रहा है तो इसको लिख भी नहीं पाएगा ढंग से, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। तो मान लीजिए बॉय लिखना है तो बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, डॉय लिख सकता है, क्योंकि उसे कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है कि बी ये है या फिर ये है। तो जाहिर सी बात है बच्चे को आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे वर्ड्स देंगे लिखने के लिए, क्योंकि बच्चा अंतर नहीं कर पा रहा था। लेकिन विकल्प में क्या कहा जा रहा है? लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना। अब बच्चा डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा था, ऊपर से आप और ज्यादा उस पर बोझ डाल दिया लंबे निबंध दे करके, तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए स्वलीनता, कहा जा रहा है कि दृश्य अधिभार बढ़ाना। स्वलीनता यानी कि अपने में ही बच्चा बिजी है और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि दृश्य अधिभार बढ़ा रहे हैं, यानी उस पर और ज्यादा बोझ डाल रहे हैं, तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए दृश्य हानि, यानी जो बच्चा देख नहीं सकता, दृष्टिबाधित है, उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। देखिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि लेख को ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। जाहिर सी बात है बच्चा देख नहीं सकता था, यानी पाठ को देख करके पढ़ नहीं सकता था, लेकिन जब सॉफ्टवेयर से उसकी हेल्प की गई तो वो उसको ऑडियो को सुन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के समावेशन में मदद करेगी, इस वजह से ये सही युग्म है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया, ठीक है। चलिए, पहला दिया गया सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल सही बात है। सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बच्चों की जो सोच है वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी सुसाध्य किया जा सकता है। ये पॉजिटिव है। प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, उत्तर नहीं होगा। सार्थक गतिविधियां, बच्चे खुद करके सीखते हैं, गतिविधियों में पार्टिसिपेट करके ही सीखते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सामाजिक भागीदारी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो टर्म दिया गया था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी बच्चे सामाजिक तौर पर एक दूसरे से बातचीत इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं, यानी सामाजिक भागीदारी भी पॉजिटिव होगा। बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग उनमें सुसाध्य करने के संदर्भ में, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, निष्क्रिय सुनना, तो निष्क्रिय सुनने के, केवल सुनने मात्र से बच्चे क्रिटिकली नहीं सोच पाएंगे, थिंकिंग नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं करेंगे। तो ये विकल्प निगेटिव, और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था, विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों के व्यवहारिक यानी करके सीखने वाली गतिविधियों को क्या करने से छात्रों के अधिगम को की संभावना है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को बढ़ने की संभावना है। बाकी आप कोई भी विकल्प रख कर देख लीजिए, वो हमेशा निगेटिव सेंस देगा। जैसे कि देखिए, मैं इसको ट्राई करता हूं, छात्रों के लिए व्यवहारिक यानी करके सीखने वाली गतिविधियों को प्रस्तुति से छात्रों के अधिगम को ठहरने की संभावना है। तो जब जाहिर सी बात है, जब छात्र खुद करके सीखेगा तो ठहरेगा कहाँ? ये तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर निगेटिव हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बढ़ने की बात की गई है, लेकिन रोकथाम करने की बात की गई है। किसका? करके सीखने वाली गतिविधियों को रोकने की बात की गई है, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। पहला देखिए, इसको भी टालने की बात की गई है गतिविधियों को, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, सुविधा देने से, यानी खुद के करके सीखने वाली गतिविधियों को सुविधा देने से छात्रों की अधिगम को बढ़ने की संभावना होगी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पॉजिटिव सेंस में हमसे पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। यांत्रिक यानी कि मशीन की तरह व्यवहार करने की बात की जा रही है, एक ही चीज को रटने की बात की जा रही है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प बिल्कुल नेगेटिव है। बच्चे मशीन थोड़ी है कि मशीन की तरह व्यवहार करेंगे, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेते हैं तब वे सबसे अच्छा सीखते हैं। देखिए, जब कोई गतिविधि आप बच्चों को करा रहे हैं तो उसका खुद का अर्थ नहीं है, तो बच्चे कहां से अर्थ निकाल करके सीखेंगे? ये खुद निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे गतिविधियों में भाग लेते हैं और उनके संदर्भ से संबंधित नहीं होता। एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ने की बात करता है, उससे संदर्भ लेने की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि बच्चे जो कुछ देख चुके हैं वो उनका अनुभव बन गया। अब अनुभव को आधार बनाते हुए, पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए नई ज्ञान यानी नई शिक्षा देने की बात की जाती है। तो यह विकल्प कह रहा है कि जो बच्चे का संदर्भ है यानी जो उनका पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित नहीं, यानी उसको इग्नोर करने की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे गतिविधियों में भाग लेते हैं और उनके संदर्भ से संबंधित होता है। संदर्भ से संबंधित यानी कि बच्चे जो कुछ भी अपने परिवेश में देखे हुए उससे संदर्भित है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए, यह हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है, छात्रों से पूरी तरह से अपरिचित हो, यानी कि ऐसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए जो कि छात्र जिसके बारे में जानते नहीं, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते ही नहीं है। बिल्कुल निगेटिव है। कैसे? देखिए, बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है उनके पूर्व ज्ञान को जानने के संदर्भ में। अब बच्चा किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जान ही नहीं रहा तो उसके बारे में क्या बताएगा, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में आप नहीं जान पाएंगे, यानी ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफी परे हो। अब मान लीजिए बच्चे की मानसिक स्थिति, बच्चा कक्षा 3 में है, बच्चा कक्षा 3-4 में है, तो आप उसे इंटरमीडिएट का लेवल का प्रश्न नहीं पूछ सकते, यानी कि बच्चे की जो संज्ञानात्मक क्षमता है उससे काफी परे नहीं होना चाहिए, उसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप पूछ सकते हैं लेकिन एकदम अलग ही नहीं पूछ सकते हैं, ये निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हो। अब मान लीजिए बच्चे को आप हिंदी पढ़ा रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं गणित का, क्या वो उससे संबंधित है? नहीं है। तो यानी जो बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाना उससे रिलेटेड ही तो प्रश्न पूछेंगे, ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो विषय बच्चे को पढ़ाना है उसी विषय से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान क्या है उसको जानने के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि उसको आधार बनाते हुए आगे की शिक्षा बच्चों को दी जा सके। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। फिर से प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया, क्योंकि ये टर्म लेव वाइगोत्स्की का ही है। उन्होंने बोला था कि बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर अंतःक्रिया करके ही चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करके, इंटरेक्शन करके, कम्युनिकेशन करके सीखते हैं। ठीक है, यानी ये जो है बच्चों के एक तरीके से सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, यानी कम भूमिका निभाता है, ये बोला जा रहा है, निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए सीखने की प्रक्रिया में कोई भी भूमिका नहीं निभाता है, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, को सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा करने की बात कर रहा है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। देखिए चिंतनशील कौशल यानी कि बच्चे को क्रिटिकली थिंकिंग के लिए एक तरीके से स्किल डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलित करना चाहिए, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे को कोई एक स्टिमुलस देना चाहिए और उसके अगेंस्ट में बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंध में अनुकूलित करने की बात कर रहा है। तो आज हम लोग जो संरचनावाद की बात करते हैं, संरचनावाद के अंतर्गत जो संरचनावादी थे ये मानते थे कि बच्चे खुद करके सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। जीन पियाजे ने ये कहा था कि बच्चे खुद से इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि वो इतने जिज्ञासु होते हैं चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने के संदर्भ में, कि उनको किसी भी प्रकार के उद्दीपन की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्रों को रटने याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए। रटना याद करना ये हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, छात्रों के बोर्ड से लिखी गई सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना। यहां पर बच्चा सिर्फ कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, तो इसमें कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होगी, हमारा उत्तर निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा, छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा बच्चे प्रश्न पूछेंगे, जितना ज्यादा बच्चे प्रश्न पूछेंगे, उतना ही उनके अंदर चीज़ों को जानने की समझ विकसित होगी, और जितना ज़्यादा बच्चे प्रश्न पूछेंगे, जितना ज़्यादा क्रिटिकली थिंकिंग करेंगे, उतना ही उनका चिंतनशील कौशल विकसित होगा। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, देखिए स्वयं अपनी गलतियों की पहचान करना, यानी खुद का खुद से मूल्यांकन करना, स्वयं मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन की बात की जा रही है। तो आज हम लोग जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, उसमें बच्चा खुद का भी मूल्यांकन कर रहा होता है, और ये अपने मूल्यांकन, अपने त्रुटियों की मूल्यांकन करने के लिए हतोत्साहित कर रहा है, यानी निगेटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्रों द्वारा की गई भ्रांतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। भ्रांति यानी कि मिसकॉन्सेप्शन। मान लीजिए आप बच्चे को न्यूटन का नियम पढ़ा रहे हैं, और अगर बच्चे ने इसके प्रति मिसकॉन्सेप्शन अपने माइंड में डेवलप कर लिया है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, नहीं तो बच्चा वो गलत कॉन्सेप्ट ही जीवन भर उसके मन में रहेगा कि हाँ यही चीज़ सही है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको बच्चे के मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना होगा। ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए, यानी बच्चा अगर अपने मन में कुछ किसी कॉन्सेप्ट के बारे में गलत धारणा बना लिया है, तो आप कह रहे हैं कि उस गलत धारणा को ही और ज़्यादा मजबूत किया जाए, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाड़ प्रदान करना चाहिए। पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग की बात की जा रही है, यानी बाहर से बच्चे को सपोर्ट देने की बात की जा रही है। किस लिए, अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए, यानी कि कम से कम बच्चे को एहसास तो हो कि मैंने गलती कहां पर की है, और उस गलती के लिए आपको बाहर से हेल्प देना होगा, उनको हिंट देना होगा, इशारे देना होगा कि आपने यहां पर गलती की है और इसको आप दूर कर लीजिए। तो ये एक तो बच्चे को फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ मैंने गलती की, और बच्चा जब खुद अपनी गलती को सुधारेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भविष्य में भी इन सभी चीज़ों को लेकर के एक तरीके से चेतना रहेगी कि इस प्रकार से चीज़ें गलत होती हैं, सही तरीका ये है, और वो भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराएगा। और पाड़ जो है वो स्कैफोल्डिंग जो है वो लेव वाइगोत्स्की का टर्म है, और वो संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थकों में से एक माने जाते थे, यानी कि ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है। बहुत घबराया हुआ है यानी कि डरा हुआ है, और डर की वजह से उसमें निगेटिव इमोशंस जनरेट हो रहे होंगे, उसका जो संवेग होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, चिंता भी निगेटिव हो गया। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आज हम लोग बीएड बीटीसी जब आप करते हैं तो उसमें संवेगात्मक विकास भी पढ़ाया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे का जो संवेग है, जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे के संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे होते हैं। यानी जितने भी विकास के पक्ष हैं, आज हम लोग 360 डिग्री
बहुआयामी विकास की बात क्यों करते हैं या फिर सर्वांगीण विकास की बात क्यों करते हैं? क्योंकि सभी विकास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे को वो प्रभावित करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो उसका पूरी तरीके से प्रभाव उसके संज्ञान पर पड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा संवेगात्मक तौर पर स्थिर नहीं है, यानी कि बैलेंस नहीं है, तो उसका भी निगेटिव इंपैक्ट बच्चे पर पड़ता है। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप खुश होते हैं तो आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दे रहे होते हैं, लेकिन आप किसी कारणवश अगर दुखी हैं तो पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं दे पा रहे होते, क्योंकि आपका मन बार बार उस दुख के कारण पर जा रहा होता है, जिसकी वजह से आप निगेटिवली इफेक्टेड हैं। ठीक है, यानी जो इमोशंस होते हैं, अगर निगेटिव इमोशन है तो वो बच्चे के अधिगम को पूरी तरीके से, बच्चे के संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए चिंता और घबराना, ये दोनों निगेटिव इमोशन है। इसकी वजह से बच्चे का जो संज्ञानात्मक चीजें हैं वो पूरी तरीके से निगेटिव तौर पर इफेक्टेड होंगी। ऑप्शन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। आंतरिक प्रेरणा तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये निगेटिव जब इमोशंस हैं तो बच्चे को निगेटिव तौर पर प्रभावित करेंगे, और आंतरिक अभिप्रेरणा ये पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है। हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इसका परीक्षण पर उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं हमारे संज्ञानात्मक विकास को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे होते हैं। चाहे पॉजिटिव अगर इमोशन है तो पॉजिटिव तौर पर, और अगर निगेटिव इमोशन है तो निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा, लेकिन प्रभावित जरूर करेगा। और ये क्या करा है कि बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता, निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा, तो ये भी निगेटिव है। प्रदर्शन में सुधार नहीं होगा बल्कि कमी आएगी। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा जब निगेटिव इमोशन है तो उसके वजह से उसका संज्ञानात्मक पक्ष जो है वो प्रभावित होगा निगेटिव तौर पर, और जब बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रदर्शन नकारात्मक तौर पर प्रभावित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप है? यहां पर देखिए, यहां पर प्रेरणा के स्रोत दिए गए हैं और यहां पर प्रेरणा का प्रकार दिया गया है, और कौन सा सही सुमेलित है ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, मैच की ट्रॉफी। तो मैच की ट्रॉफी ये इनाम है, और इनाम जो होता है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करता है, ना कि इंटरनल। यहां पर इंटरनल दिया गया था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षक की प्रशंसा, प्रेज, प्रशंसा और ये सब शाबाशी, ये सभी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, यहां पर आंतरिक दिया गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, समकक्षियों की सराहना, यानी कि जो हमारे कलीग्स होते हैं उसका एक तरीके से सराहना उनके द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, जिज्ञासा और इंटरनल मोटिवेशन। देखिए, जिज्ञासा यानी बच्चा उसमें एक तरीके से जानने के लिए इच्छुक है, एक तरीके से क्यूरियोसिटी है बच्चे के अंदर चीज़ों को बारे में जानने के लिए। तो जब बच्चा जिज्ञासु होता है तो उसकी वजह से इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा, क्योंकि वो बच्चा उस काम में रुचि ले रहा है, और रुचि की वजह से इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय के समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? निगेटिव सेंस में संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट की समझ, यानी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में कौन सा हेल्प नहीं करेगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना। समरूपक यानी कि एक कोई मेथड बच्चे को बताया गया तो उसका अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है, उसके समरूप उत्तर तक पहुंचने का दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, ये बोला जा रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है ना, जितना ज़्यादा आप अल्टरनेट प्रोसेस को ढूंढेंगे उतना ही आपकी समझ उस कॉन्सेप्ट के प्रति एक तरीके से ज़्यादा गहरी होगी, और ये विकल्प पॉजिटिव था। और चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना। बच्चे अगर उदाहरण से सिद्धांत तक पहुंच जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उस बच्चे के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा, यानी पॉजिटिव सेंस में हो गया। और प्रश्न हमसे नेगेटिव पूछा गया था, ये भी उत्तर हमारा नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्रों से उस संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। अपने शब्दों में समझाएं, बच्चा कब समझा पाएगा, जब कॉन्सेप्ट बच्चा समझा रहेगा, यानी कि ये भी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा। पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। यानी प्रतिलिपि बनाना, कॉपी बनाना, सिर्फ नकल करने की बात की जा रही है, तो ये समझ संप्रत्यय के समझ को सुसाध्य नहीं करेगा, यानी कि बच्चे के लिए ये निगेटिव सेंस में है, क्योंकि बच्चा सिर्फ कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहा है, इस वजह से ये निगेटिव है। और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक
कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।